92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी पप्पू भैया MBA बिना किसी एड ब्रेक के। पप्पू, अरे अपना पप्पू, पान सिंह यादव जी का बेटा, कुछ याद आया? हाँ, वही पप्पू जिसकी शादी में रिश्तेदार आके उसके घर पे ऐसे जम गए थे जैसे गुड़ में मक्खी, वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि सभी रिश्तेदार पप्पू के हनीमून में भी साथ चले गए थे। बड़ा परेशान हो गया था बेचारा पप्पू अपने इन रिश्तेदारों से। और आज पप्पू खुश है, बहुत खुश। हो भी क्यों ना, पूरे महीने भर पप्पू के घर पे राज करने के बाद सभी रिश्तेदार आज वापस गांव जो जा रहे थे। पप्पू अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए स्टेशन आया हुआ था। सभी रिश्तेदार जाते वक्त थोड़ा भावुक हो उठे थे। पप्पू को कोई गले लगाता, कोई माथा चूमता, सब आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहे थे। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक गार्ड ने हरी झंडी नहीं दिखाई और ट्रेन खुली नहीं। ट्रेन तो खुल गई, पर पप्पू प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन को एक टक बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। नहीं, रिश्तेदारों को जाते देख के पप्पू भावुक बिल्कुल नहीं हुआ था। वो तो अपने मन की तसल्ली के लिए ट्रेन को तब तक देखता रहा जब तक ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दरअसल इतने दिनों में उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि शायद उसके रिश्तेदार उसके घर से कभी वापस ही न जाए, या फिर क्या पता कोई चलती ट्रेन से कूद के वापस आ जाए। पप्पू को चांस नहीं लेना चाहता था। एक लंबी सांस खींच के उसने मन ही मन कहा, चले गए सब। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तैर गई, मन में सुकून, शांति फैल गई। इस बार बेख्याली में खुशी और उत्तेजना से जोर से चिल्लाया, अरे चले गए सब। तभी उसने ध्यान दिया कि अगल बगल में खड़े सभी लोग उसी को देख रहे हैं, पर पप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको लगा मानो परेशानी और मुसीबतों का पहाड़ उसके सर से उतर के ट्रेन के डब्बे में बैठ के अब बहुत दूर चला गया हो। पर पप्पू शायद भूल गया था कि पप्पू और परेशानी दोनों जुड़वा भाई हैं जो साथ में आए हैं और साथ हम जाएंगे। वो मुस्कुरा के घर की ओर चल दिया, पर मुसीबत तो उसके पहले ही घर पहुंच चुकी थी। हुआ यूं कि घर पे चाय पीते हुए बातों ही बातों में पप्पू के पिताजी को अपनी बहू उर्मिला से पता चला कि पप्पू की पत्नी उर्मिला MSc है फिजिक्स में और आगे PhD करने की सोच रही हैं। अपनी बहू की हाई क्वालिफिकेशन जानने के बाद पान सिंह जी को काफी गर्व हुआ और विश्वास भी कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। पान सिंह जी ने गर्व से कहा, बेटी, हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा से बनी रही है, पर अब माँ सरस्वती की कमी भी पूरी हो गई। पान सिंह जी थोड़ा रुके और सामने से दीवार पर टंगे अपनी पत्नी की फूल चढ़ी फोटो को देख के बोले, सरला ठीक कहती थी, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और मुझे पूरा यकीन है पप्पू और तुम्हारी जोड़ी स्वर्ग में सरला नहीं बनाई है, वरना कहां तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहां ये गधा पप्पू। ओ सरला, सरला। पान सिंह जी अपनी पत्नी को मन ही मन धन्यवाद ज्ञापन देते हुए चाय की लंबी लंबी चुस्कियां लेने लगे। पर पिताजी, आपके बेटे ने भी तो MBA किया है, उर्मिला ने अचरज से कहा। MBA? पान सिंह जी चौंक उठे। इधर घर का नौकर शंभू, जो अपने नाखून चबाता हुआ सारी बातें सुन रहा था और ये भी भांप रहा था कि पप्पू भैया का झूठ खुलने ही वाला है, उसने सोचा कि पप्पू भैया को अब बस वही बचा सकता है। उसने तुरंत कहा, भाभी, भिंडी में कौन सा मसाला डालूं? मालिक, आप नाश्ते में क्या लेंगे? पर शंभू की बातों को दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। अरे पप्पू ने BA कब पास किया जो MBA करेगा? पान सिंह जी ने कहा, और उर्मिला को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के अंदर कहीं विश्वासघात की बिजली कड़की हो। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पप्पू घर के बिगड़े माहौल से अनजान, खुशी से झूमता गुनगुनाता हुआ स्टेशन से घर पहुंचा। दरवाजे पे खड़े होकर डोरबेल बजाते हुए उसने अपने दूसरे हाथ की थैली को छूकर तसल्ली कर ली, ये देखने के लिए कि रास्ते में लिए गए चौधरी मिष्ठान भंडार से लिए गए गुलाब जामुन और कचौड़ियां अब भी गर्म है कि नहीं। पप्पू फिर से डोरबेल बजाने ही वाला था कि दरवाजा शंभू ने खोला। शंभू के उतरे हुए चेहरे को देखकर पप्पू हंसते हुए बोला, अरे शंभू, तेरा चेहरा अब भी क्यों सूखा हुआ है? अरे गए, सब गए, सबको ट्रेन में बिठा के आ रहा हूँ।
आज से तुझको 40-50 लोगों का खाना नहीं बनाना पड़ेगा और ना ही रसोई में सोना पड़ेगा। एक काम कर, तू आज छुट्टी ले ले, जा जाके पिक्चर देखा। अरे पहले कचौड़ी तो खा ले, गर्मा गर्म लेके आ रहा हूँ। चल चल अंदर चल। पप्पू जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, बैठक के दरवाजे पे ही उसको अपनी पत्नी उर्मिला गुस्से से तमतमाई खड़ी दिख गई। पप्पू उर्मिला को इतने गुस्से में देख के वहीं ठिठक गया। कुर्सी पे अखबार लिए बैठे पिताजी ने भी गुस्से से पप्पू की ओर देखा और अखबार झटकते हुए अंदर कमरे में चले गए। पप्पू को माजरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो पलट के शंभू की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा। शंभू धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, भाभी को आपके झूठ का पता चल गया है। झूठ? कौन सा वाला झूठ? पप्पू ये सवाल शंभू से पूछ पाता इससे पहले ही शंभू दौड़ के रसोई में चला गया। पप्पू अब अकेले निहत्थे नहीं हाथों में कचौड़ी और गुलाब जामुन की थैली लिए अपनी प्यारी नई नवेली पत्नी उर्मिला के सामने खड़ा था। वही उर्मिला जो उसको अब तक स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह लगती थी, आज पहली बार साक्षात माँ दुर्गा के चंडी रूप में दिखाई दे रही थी। गुस्से में वैसी बड़ी बड़ी आंखें, बस जीभ अंदर थी। पिताजी और शंभू के इस तरह सामने से चले जाने और पत्नी को इतना रौद्र रूप में देख के पप्पू ने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो उर्मिला को नेहा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पर कैसे? उसने अपने आप से सवाल किया। चिट्ठी हाथ लग गई होगी, उसने अपने आप को जवाब दिया। पर सारी चिट्ठियां तो जला दी थी, उसने फिर अपने आप को बताया। फिर फोटो नहीं, ग्रीटिंग्स नहीं। उधेड़-बुन में था पप्पू। उसके अंदर हजारों सवाल फूट रहे थे और खुद ही वो उन सवालों का जवाब भी दे रहा था। तभी पप्पू के अंतरात्मा से एक आवाज आई, कैसे पता चला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है पप्पू, पता चल चुका है, चल चुका है, चल चुका है। अब एक ही चारा है, माफी मांग ले पप्पू, माफी मांग ले पप्पू, माफी मांग ले पप्पू। पप्पू बिना वक्त गंवाए शुरू हो गया। उर्मिला, विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम ही से प्यार करता हूँ, नेहा सिर्फ मेरी एक भूल थी। पप्पू इसके आगे कुछ और कह पाता कि शंभू दौड़ता हुआ रसोई के बाहर आया। ए पप्पू भैया, अरे ये वाला झूठ नहीं, MBA वाला झूठ। शंभू की ये बात सुनते ही जैसे उसको बिजली का झटका लगा और MBA वाला झूठ सुनकर थोड़ा राहत भी मिली। अगले ही पल पप्पू ने शंभू के कान जोर से उमेट दिए। पूरी बात कह के नहीं जा सकता था? कितनी बार तुझको कहा है आधा अधूरा काम मत किया कर। पप्पू अपनी पत्नी की ओर पलटा और फिर शुरू हो गया। माफ कर दो उर्मिला, तुम इतनी पढ़ी लिखी और मैं BA फेल। मैं तुमको खोना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोला। पर मैं दिमाग से बहुत तेज हूँ, होनहार भी। मैं तुमसे आगे कभी कोई झूठ नहीं बोलूंगा, माफ कर दो प्लीज प्लीज। पप्पू माफी मांगे जा रहा था कि तभी उर्मिला बोली, वो सब तो ठीक है, पर ये नेहा कौन है? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। गुस्से में भरी अपनी पत्नी उर्मिला के मुंह से नेहा का नाम सुनते ही पप्पू के गले में सांस अटक गई। बगल वाले पिताजी के कमरे से गला साफ करने की आवाज आई। पप्पू ने पिताजी के कमरे की ओर देखा और फिर डर का एक घूंट निगलते हुए उर्मिला से कहा, चलो ना अपने कमरे में चल के बात करते हैं ना, सब बताता हूँ तुमको, मैं तुमसे झूठ थोड़े बोलूंगा। उर्मिला को भी यही सही लगा। दोनों अपने कमरे में गए और पप्पू जाने के साथ उर्मिला के सामने नेहा की ही नहीं, बचपन से लेकर अपनी जिंदगी की सारी एक तरफा असफल प्रेम कहानियों की गठरी खोल के बैठ गया। कैसे उसने पहली बार 10वीं क्लास में शाहरुख खान की एक पिक्चर से प्रभावित होकर किरण नाम की एक लड़की को आई लव यू बोल दिया। पर अगले ही दिन किरण ने टिफिन टाइम में सभी दोस्तों के सामने पप्पू की कलाई में राखी बांध दी। दूसरी बार 12वीं क्लास में प्रिया पसंद आई थी, पर प्रिया प्रिंसिपल सर की भतीजी निकली। पूरे दिन प्रिंसिपल के चेंबर के बाहर मुर्गा बन के रहना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने पप्पू के पिताजी तक ये खबर पहुंचा दी थी। कई दिनों तक पप्पू पिताजी के हाथों पिटता रहा था। तीसरी बार फिर पप्पू को प्यार का बुखार कॉलेज में जाके चढ़ा। उस लड़की का नाम नेहा था, पर इस बार पप्पू काफी सतर्क था। नेहा से जबानी आई लव यू कहने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। सो अगले 2 साल हर तीसरे दिन उसने अपने नुक्कड़ के राज कंप्यूटर टाइपिंग की दुकान पे 10 रुपए देके लव लेटर टाइप करवाए।
पर जब लव लेटर देने का वक्त आता तो पिछले सारे प्यार के अनुभवों को याद करके पप्पू सिहर उठता था। सो खुद ही हर रात खुद के लव लेटर्स को पढ़ के पप्पू चुपचाप खुद ही सो जाता था। एक दिन जब कॉलेज में पप्पू को पता चला कि नेहा की शादी तय होने जा रही है तो पप्पू से रहा नहीं गया। वो किसी शेर की तरह बेखौफ होकर सीधा नेहा के घर उसके पापा से उनकी बेटी का हाथ मांगने चला गया। पर नेहा के फौजी कर्नल पापा के गठीले कसरती बदन, रौबदार व्यक्तित्व और बड़ी बड़ी मूंछों को देख के पप्पू शेर से फिर पप्पू बन गया। नेहा के हाथ की जगह हिस्ट्री के नोट्स मांग लिए और ठंडा शरबत पी के एक गुड बॉय की तरह नेहा के घर से वापस आ गया। 2 महीने बाद नेहा शादी करके दूसरे घर चली गई और पप्पू अपने लव लेटर के साथ रह गए। पप्पू की दर्द भरी प्रेम कहानियां सुनने के बाद उर्मिला अपने आप को रोक नहीं पाई। वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए उर्मिला ने कहा, मुझे आपसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। अपनी पत्नी से पप्पू की यह बात उसको मिर्च की तरह लगी। क्या मतलब? पप्पू चिढ़ते हुए बोला, अरे इन 2-3 लड़कियों से प्यार करने की गलती कर बैठा था मैं। पर तुम्हें पता है कितनी सारी लड़कियां मुझ पे मरती थी, अपनी जान छिड़का करती थी, पर मैंने किसी को भाव नहीं दिया। अरे तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम, होनहार, बॉर्न इंटेलिजेंट और सबसे बड़ी बात हमेशा सच बोलने वाला, अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाने वाला पति मिला। उर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सो तो है, पर गलती से एक झूठ आपने बोल दिया है। लेकिन मुझको विश्वास है कि आप इस गलती को सुधार लेंगे, क्योंकि आप जैसा बॉर्न इंटेलिजेंट जिंदगी भर बीए फेल थोड़ी रह सकता है। अब आप फिर से परीक्षा देंगे और अब आपको बीए पास करना होगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उर्मिला की पप्पू को बीए पास कराने वाली बात सुनकर पप्पू को लगा उर्मिला अभी भावुक होकर ऐसा कह रही है और 1-2 दिन में ये बीए पास फेल वाली बात खुद ही फेल हो जाएगी। सो पप्पू ने भी यूं ही ताव में आके कह दिया, अरे ये बीए पास करना कौन सी बड़ी बात है। मैं भी अगर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देता तो मुझे भी तुम्हारी तरह डिस्टिंक्शन आते, लेकिन मैं इन सब बेकार के चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहता था। पप्पू इन चक्करों में तो सही में पढ़ना नहीं चाहता था, पर उसको अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में वो कैसे इस चक्कर में बुरी तरह उलझने वाला था। अगले दिन शाम को जब पप्पू दुकान से घर लौटा तो बैठक की एक मेज के ऊपर बीए फाइनल ईयर की अपनी पुरानी किताबों को देख के वो चौंक गया। थोड़ी ही देर में उर्मिला चाय के साथ पप्पू को यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक पेन देते हुए बोली, आप सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, बाकी सब मैं भर दूंगी। और हाँ, बीए फाइनल ईयर की परीक्षा 4 महीने बाद है। टाइम थोड़ा कम बचा है, पर मुझे पूरा विश्वास है आप पास कर जाएंगे। वैसे भी आप तो बॉर्न इंटेलिजेंट हैं। उर्मिला की बातें सुनकर पप्पू को लगा जैसे चाय में चीनी की जगह काली मिर्च घोल दी गई है। रात को पप्पू अपने कमरे में बीए पास कोर्स की अपनी पुरानी किताबों को उलट पलट के देख रहा था। तभी उर्मिला दूध का गिलास लिए कमरे में आई। वैसे मुझे दूध उतना पसंद नहीं, पर पप्पू गिलास लेते हुए बोला, दिमाग तेज होता है इससे। अब बेकार की फालतू बातों पे दिमाग खर्चा मत कीजिए, सामने किताब है उस पर ध्यान लगाइए। उर्मिला से इतना सुनकर पप्पू की तो बोलती बंद हो गई। झेपते हुए किताबों को पलटने लगा। इकोनॉमिक्स नहीं, हिस्ट्री, हाँ ये हिस्ट्री। हाँ, शाहजहान अपनी बेगम मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उर्मी, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। अरे चिढ़ क्यों रही हो, मैं तो पानी मांग रहा था। भैया जी पानी ले आए हैं हम। दरवाजे पे शंभू एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में चटाई लिए मुस्कुरा रहा था। शंभू तू यहाँ क्या कर रहा है? पप्पू ने पूछा। तभी उर्मिला कमरे से अपना तकिया लेके बाहर जाते हुए बोली, पानी, चाय, कॉफी जितनी मर्जी पीजिए। और शंभू, अरे आप बेफिक्र रहिए भाभी। शंभू कमरे के अंदर चटाई बिछाते हुए बोला, मेरे दादा परदादा पूरे गांव की चौकीदारी किया करते थे। आप जाके निश्चिंत होकर सो जाइए, हम देखते हैं हमारे रहते भैया झपकी तक कैसे लेते हैं। उर्मिला के दूसरे कमरे में जाते ही पप्पू को लगा कि ये क्या हो रहा है। शंभू तू मेरी चौकीदारी करेगा? रुक, बताता हूं तुझको। बताइएगा, हमको बताइएगा। 1 मिनट भाभी। अरे शंभू ये क्या कर रहा है मेरे भाई? इतने सालों में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब पप्पू अपने नौकर शंभू से डर गया था। रात को अब गली के कुत्ते भी घोड़े बेच के सो गए थे, पर
अपने कमरे में पप्पू कुर्सी पे बैठ के ऊँघते हुए शाहजहान के घोड़े गिन रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पप्पू की पत्नी उर्मिला ने अब ठान लिया था कि अब वो अपने पति पप्पू को बीए फेल के तमगे से निकालकर बीए पास करवा के ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसको अपने पति के प्रति थोड़ा कठोर रवैया ही क्यों न अपनाना पड़े। और इस मिशन में उर्मिला को शंभू के रूप में एक वफादार कार्यकर्ता भी मिल गया था, जो इसी बहाने पप्पू से पिछले 10 सालों का बदला लेने में बिल्कुल नहीं चूक रहा था। वो कहते हैं ना, सबका दिन आता है। कल तक जिस शंभू की घर में कोई पूछ नहीं थी, आज घर में वही शंभू पप्पू के लिए मोहल्ले के उस दबंग नेता की तरह हो चुका था जिसके सर पे रूलिंग पार्टी का हाथ हो। इधर पप्पू के पिताजी को तो पूरा विश्वास हो गया था कि पप्पू को सुधारने के लिए उनकी पत्नी सरला ही स्वर्ग में बैठ के ये सब रच रही हैं। सो उनका समर्थन तो उर्मिला को पहले ही मिल चुका था। कुल मिला के घर में पप्पू का बीए पास वाला मिशन पूरा जोर पकड़ चुका था। पप्पू के एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया था। बची हुई सिलेबस की किताबें खरीद के आ गई थी। समय का अच्छे से सदुपयोग हो पाए इसलिए बाकायदा समय सारणी यानी टाइम टेबल बना के पप्पू के कमरे की दीवार पे चिपका दी गई थी। उस पे पप्पू की दिन भर की सारी दिनचर्या लिखी हुई थी, जैसे कब खाना खाना है, कितने बजे सो के उठना है, कौन सा विषय कब पढ़ना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इस समय सारणी का पालन ठीक से हो, इसका भार शंभू पूरी तत्परता के साथ अपने कंधों पे उठाए चल रहा था। पप्पू ने शादी के पहले न जाने क्या क्या सपने संजोए थे, पर अब शादी के बाद जो सब उसके साथ हो रहा था वो शायद पप्पू ने कभी अपने बुरे से बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा। देर रात तक किताब के सामने आंखें खोलकर बैठे रहना, सुबह अलार्म की घंटी से जल्दी उठना, नाश्ता करके फिर पढ़ाई करने बैठना, और तो और सुबह शाम जबरदस्ती वो दूध पीना। पप्पू को लग रहा था जैसे शादी करके वो अपने ही घर में फंस गया है। कई बार उसने अकेले में पिताजी को उर्मिला की इस बेकार सी जिद को छोड़ देने के लिए समझाने को कहा, पर पिताजी उसकी बातों को अनसुना करके हर बार दीवार पे टंगी सरला की तस्वीर को देख के राम राम सीताराम 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 का जाप जपने लगते। पप्पू अब समझ गया था कि इस घर में अब सभी मिले हुए हैं, और अगर अब उसको कोई इस परेशानी से निकालने का हल दे सकता था तो वो था उसके बचपन का दोस्त लल्लन। लल्लन 8वीं कक्षा तक किसी तरह पप्पू के साथ था, पर 2 बार लुढ़कने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ के मोटर बाइक रिपेयरिंग का गैराज खोल दिया था। इतने दिनों बाद पप्पू को अपने गैराज में देख के लल्लन एक पल के लिए बहुत खुश हुआ, पर पप्पू के उतरे हुए मायूस चेहरे को देख के समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है पप्पू, बड़ा परेशान लग रहा है। इतने दिनों में पहली बार किसी ने पप्पू से उसकी परेशानी पूछी थी। वो भावुक हो उठा, उसकी आंखें छलकने लगी। अरे पप्पू तू रो क्यों रहा है, क्या परेशानी बता ना, तेरा ही भाई अब भी जिंदा है। लल्लन अपना सीना ठोकते हुए बोला। लेकिन पप्पू की सारी परेशानियां सुनने के बाद लल्लन भी सोच में पड़ गया। पढ़ाई लिखाई से तो उसकी भी पुरानी दुश्मनी थी, पर मीटर में पेचकस कसते हुए लल्लन का एक साथी बोला, प्रोफेसर आयुष तिवारी, परीक्षा की कॉपियां वही जांचता है, ट्यूशन पढ़ लो उससे, अपने आप पास हो जाओगे। ये बात सुनते ही दोनों की आंखें चमक उठी। पप्पू को उसकी परेशानी से निजात दिलाने के लिए एक जिन्न वाला चिराग हाथ लग चुका था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस शाम पप्पू फिर से अपने पुराने बेफिक्री वाले मस्ती के अंदाज में फिल्मों के गीत गुनगुनाते हुए घर लौटा। फिर यूं ही शंभू को डांट के जल्दी से कड़क चाय लेके आने और प्याज के पकौड़े तलने को कहा। इतनी देर से कहां थे? अपनी पत्नी उर्मिला के सवाल का जवाब तक देना उसने जरूरी नहीं समझा। पप्पू तैश में अपने कमरे में गया और सबसे पहले दीवार पे चिपके उस टाइम टेबल को निकाला और फाड़ के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। दरवाजे पे उर्मिला और उसके पीछे खड़ा शंभू चुपचाप ये सब देख रहे थे। उर्मिला को अपने पति के चरित्र में आए इस अचानक परिवर्तन का कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपने इसे फाड़ क्यों दिया? उर्मिला की आवाज में गुस्सा कम, डर और आश्चर्य का भाव ज्यादा था। पप्पू ने मुस्कुरा के उर्मिला की ओर देखा, पर उसके पीछे खड़े शंभू को देख के फिर से चिल्ला के डांटते हुए कहा, शंभू तू अभी तक यहीं खड़ा है? तुझको चाय लाने को कहा था।
जा रहा हूँ। शंभू उल्टे पांव भाग के रसोई के अंदर चला गया। चाय बनाते हुए शंभू को आभास हो रहा था कि शायद उसके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। उर्मिला के फिर से पूछने पे पप्पू ने अपने ही अंदाज में कहा, तुमको मेरे बीए पास होने से मतलब है ना, वो मैं हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और आज से मैं दिन रात गधों की तरह पढ़ाई नहीं करने वाला। मैंने कोचिंग क्लास वाले से बात कर ली है, मैं वहीं जाके दिन में पढ़ूंगा। और अब जाके जरा देखो शंभू ने पकौड़े तले कि नहीं। पप्पू के इस अंदाजे बयां से उर्मिला दंग थी। वो चुपचाप रसोई में चली गई। उर्मिला के जाते ही पप्पू ने एक लंबी राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, पप्पू तेरे बुरे दिन अब लद गए। पप्पू अब हर रोज कोचिंग का नाम लेके घर से निकल जाता और दिन भर अपने पुराने यारों दोस्तों से मिलता, गप्पे हाँकता, कभी लल्लन के गैराज में जाके कैरम बोर्ड खेलता और फिर शाम को घर आके पिताजी और उर्मिला के सामने थके होने का नाटक करता और शंभू से चाय के साथ अलग अलग तरीके के पकौड़े बनवाता। दिन तेजी से बीत रहे थे और अब इम्तिहान को बस एक ही महीना बचा था। एक दिन जब दोपहर को लल्लन के गैराज के अंदर पप्पू, लल्लन और उसके कई और दोस्त कैरम बोर्ड खेलने में व्यस्त थे कि तभी बगल की दुकान वाला राजू दौड़ता हुआ एक अखबार लेके आया। अखबार के दूसरे पन्ने पे प्रोफेसर आयुष तिवारी का काला चिट्ठा खुला हुआ था। अखबार में प्रोफेसर की फोटो देखते ही पप्पू को जैसे सांप सूंघ गया। पप्पू के हाथों से अखबार लल्लन ने छीन के देखा और पप्पू से पूछा, तूने पेपर आउट करने के पूरे 20,000 दे दिए थे क्या? पप्पू के गले से आवाज तो नहीं निकली, बस उसने हाँ में किसी तरह सर हिला दिया। शाम को पप्पू जब घर पहुंचा तो उसके झुके हुए कंधे और मुरझाए हुए चेहरे को देख के उर्मिला को लगा कि इम्तिहान नजदीक आ जाने के कारण पप्पू शायद आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। वो पानी का ग्लास देते हुए बोली, लगता है आज आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, आप कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं चाय वहीं लेके आती हूँ। पप्पू बोला, चाय नहीं, वो दूध लेके आ जाओ, बहुत पढ़ाई करनी है। बस इतनी सी थी ये कहानी।